रविवार है, विशेष सत्र है। ज्योतिष नहीं है तो भी उसे व्यापक अर्थों में वेदांग कह लें तो बहुत से विषय इस समय चल रहे हैं जो किसी व्यवस्था में हम लोग नहीं भी ले पा रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कि मंत्र से बंध करके। तो हम लोग कुछ ऐसे सामान्य विषयों पर आज चर्चा कर सकते हैं जो मान लें कि पहले भी होता था, सीधे सीधे प्रश्नोत्तर सत्र, तो ऐसा भी मान सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, कुछ विचार इस बीच हम लोगों के बीच चर्चित हुए हैं, विकसित हुए हैं, तो उनकी बात कर लें। आज रविवार ज्योतिष के लिए होता था। ज्योतिष पर भी कुछ बातें नवीन जानकारी में आई हैं। हम लोग आपस में एक सामान्य चर्चा कर सकते हैं और फिर जब अवसर मिले तो हम लोग इस विषय के जानकारों से और भी अच्छी चर्चा करेंगे। तो ज्योतिष को वेदांग कहा गया है, यह ठीक है। वेदांगों में ज्योतिष भी माना जाता है, यह ठीक है। यहां ज्योतिष से आशय मुख्य रूप से काल गणना से है, ये बिल्कुल ठीक बात है। ज्योतिष का केवल गणती पक्ष ही है, हम लोग जिसे ज्योतिष कहते हैं वह पूरी तरह गणती पक्ष है और उसका मुख्य विषय कालगणना है, इसको सामान्यतः पंचांग के रूप में जाना जाता है। व्यवहारिक रूप से हम जानते हैं कि संवत्सर के 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, 2 अयन और 2 संपात। उत्तरायण और दक्षिणायन स्पष्ट होते हैं। उत्तरायण का अर्थ है कि सूर्य अधिकतम दक्षिण में होता है और फिर उत्तर की ओर अयन अर्थात गति आरंभ करता है, तो उत्तरायण हो जाता है। अर्थात उत्तर भारत में दिन सबसे छोटा है, उत्तर गोलार्ध में दिन सबसे छोटा और दक्षिण गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होगा उत्तरायण के दिन। दक्षिणायन में इसका विपरीत होगा। संपात में दिन और रात्रि एक समान होंगे पूरी पृथ्वी पर। संपात की विशेषता यही है, बसंत संपात और शरद संपात दोनों दिन सूर्य भूमध्य रेखा पर होगा, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी दिन और रात्रि का मान समान होगा। जो भी पंचांग, जो भी गणना, उसे सायन, निरयन, वैदिक, पौराणिक, लौकिक, किसी भी नाम से जाना जाए, हमारा अपना विचार ये बना है, उसे किसी नाम से जाना जाए, किसी भी प्राचीन अथवा नवीन ग्रंथ पर आधारित कहा जाए, मुख्य बात यह है कि प्राकृतिक रूप से इन 4 बिंदुओं को यदि वो सही सही दर्शाता है, इनकी गणना सही सही करता है, तो वो ज्योतिषी गणना हमारे लिए ठीक है, वो पंचांग हमारे लिए ठीक है। और यदि इनमें विचलन है, वो कह रहा है कि आज उत्तरायण है परंतु दिनमान सबसे छोटा या सबसे बड़ा नहीं है। उत्तरायण है तो उत्तर में दिनमान सबसे छोटा और दक्षिण में सबसे बड़ा होगा। दक्षिणायन है तो दिनमान उत्तर में सबसे बड़ा और दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा होगा। और यदि ऐसा नहीं है और वो कह रहा है उत्तरायण है या दक्षिणायन है, तो स्पष्ट है कि उसकी गणना ठीक नहीं है। इसको ऐसे समझ लें, यदि कोई गणना करके बताए कि सूर्योदय हो गया है और हमको दिख रहा है कि सूर्य का अभी दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है, घोर अंधकार है, बिल्कुल रात्रि की स्थिति है, और कोई गणना करके बताए कि सूर्योदय हो गया है,
तो स्पष्ट है उसकी गणना में दोष होगा। इसी प्रकार से कोई गणना करके बताए कि ये मध्याह्न का समय है, किसी ने गणना की कि जो भी वो मुहूर्त आदि निकालते हैं, बोले अभिजित मुहूर्त है, अर्थात मध्याह्न का समय है, और उस समय सूर्य उदय हो रहा हो या अस्त हो रहा हो, या अभी अभी उदय हुआ हो या अभी अस्त होने वाला हो, अर्थात प्रातः काल सायंकाल जैसी लगभग स्थिति हो, अभी प्रभात हो रहा है और वो कह रहे हैं मध्याह्न है, या अब सूर्य बिल्कुल अस्ताचल की ओर जा रहा है और वो कह रहे हैं अभी मध्याह्न है, तो स्पष्ट है कि ऐसी गणना को हम नहीं मान सकते। वो चाहे जिस ग्रंथ पर आधारित हो, चाहे जिस पद्धति पर आधारित हो, चाहे जिस महान शास्त्र के अनुसार हो, मुख्य बात यह है कि प्राकृतिक दृष्टि से व्यवहारिक जो ठीक ठाक बताए वो सही। तो हमारा मत तो ये है कि जो भी हो, इन विद्वानों को इस बात पर अपना संवाद विवाद शास्त्रार्थ करने दीजिए। हम सामान्य लोग ये देखेंगे कि आपका जो भी निष्कर्ष है वो प्रकृति के अनुकूल है या नहीं। आप जो सूर्योदय सूर्यास्त का समय गणना करते हैं, हमको वास्तव में वो वैसा दिखता है या नहीं। जब आप उत्तरायण दक्षिणायन बताते हैं तो हमको ऐसा दिखता है या नहीं। जब आप कहते हैं कि ये ग्रीष्म ऋतु है, तो ऐसा तो नहीं कि लोग कंबल खोज रहे हों, शीत चल रही हो, तो स्वाभाविक है वो पंचांग ठीक नहीं होगा। तो यदि किसी का पंचांग इन 4 बिंदुओं को, उत्तरायण दक्षिणायन बसंत संपात और शरद संपात को ठीक ठीक दर्शाता है, तो हम कहेंगे सामान्य रूप से उनका पंचांग ठीक है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि आचार्य दार्शनिक लोकेश जी का पंचांग ठीक है। जो सामान्यता अब तक हम समझ पाए हैं, हमारी जानकारी में है, तो हम ये कह सकते हैं कि अब तक जितनी जानकारी समझ मुझे प्राप्त हुई है, तो मुझे लगता है दार्शनिक लोकेश जी का पंचांग ठीक है। यदि उसमें ऐसा नहीं है तो जानकार बताएंगे तो उस पर विचार किया जाएगा। अभी मुझे ठीक लग रहा है, और जो प्रचलित पंचांग है वो इस दृष्टि से ठीक नहीं लग रहे हैं, ये बात भी सत्य है। अब बात दूसरी आ जाती है, ये मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि समूह में भी इस पर चर्चा हुई है। आदरणीय सुरेंद्र सिंह बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े, वो बहुत अच्छे विद्वान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वेद वेदांग के कह सकते हैं कि जो हम लोगों का जिस प्रकार का वेद का विषय है, तो वेदार्थ को लेकर वेद संहिताओं का बहुत गंभीर अध्ययन उन्होंने भले ना किया हो, परंतु हम यदि कहें कि वेदांग की दृष्टि से वो अच्छे विद्वान है, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। वेद संहिताओं के अलावा जो वेदांग कह सकते हैं या अन्य इससे जुड़े हुए विषय कह सकते हैं, वेदांग को थोड़ा और विकसित कर लें, तो इन क्षेत्रों में उनकी अच्छी गति है, अच्छे विद्वान हैं और विवेकशील व्यक्ति। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात यह बताई है कि जो वेदांग ज्योतिष है, अभी तक आचार्य दार्शनिक लोकेश जी का जो पंचांग आ रहा है, उस पर यही कहा जा रहा है कि एकमात्र वैदिक पंचांग। तो मुझे लगता है इस विषय को समझ लिया जाए। जब हम अपने पंचांग को कह रहे हैं एकमात्र वैदिक पंचांग, अब यह दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि यह पंचांग वेदांग ज्योतिष के अनुकूल नहीं है, अर्थात ये पंचांग वैदिक पंचांग कहलाने का अधिकारी नहीं है। तो हम नहीं कह सकते कि आप लोगों में से किसके मन में यह प्रश्न उठा होगा। मेरे मन में तो यह प्रश्न उठा, फिर हमने इस पर चर्चा की, विचार किया और समाधान किया। तो मुझे लगा कि ये आपके साथ हम चर्चा कर लें, आज का जो विषय है उस विषय से संबंधित भी हो जाएगा। तो जो वेदांग ज्योतिष है वो प्राचीनतम ग्रंथ उसका लगध मुनिकृत वेदांग ज्योतिष है। वो संभवतः ग्रंथ इसी नाम से चर्चित है, वेदांग ज्योतिष, उसका नाम ही यही है। तो वेदांग ज्योतिष का सर्व प्रामाणिक प्राचीनतम ग्रंथ वो है। इसमें थोड़ा सा ये कह सकते हैं एक त्रुटि या चूक ये हुई कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी को ये ग्रंथ मिल नहीं सका। उनका मुख्य कार्य क्षेत्र उत्तर भारत था, और हम सब जानते हैं
कि उत्तर भारत में पिछली शताब्दियों में जिस तरह से आक्रमणकारी विधर्मी प्रभावी रहे, तो यहां से विद्या का लोप कुछ अधिक हुआ। और सौभाग्य है हमारा कि दक्षिण के विद्वानों ने, वेद पाठी परिवारों ने उसको सुरक्षित रखा। तो महर्षि दयानंद जी को ये पाणिनि अष्टाध्यायी आदि व्याकरण भी किसी प्रकार से दक्षिण के ही प्रभाव से कहिए मिल गई, तो उन्होंने इसका आविष्कार कह लीजिए नए सिरे से उसको प्रचारित कर दिया। अन्यथा यहाँ तो वो सिद्धांत कौमुदी चल रही थी, सिद्धांत कौमुदी, मध्यम सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, वही पढ़ाई जा रही थी। तो आर्ष विधि का जो कहते हैं पुनर्चलन किया आर्य समाज ने, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने, तो पाणिनि की अष्टाध्यायी मूल रूप में उनको मिल गई, पाणिनि के ग्रंथ मूल रूप से उनको मिल गए। यद्यपि युधिष्ठिर मीमांसक जी आदि ने लिखा है कि उनको जो पाणिनि शिक्षा मिली वो त्रुटिपूर्ण थी, या ऐसे और भी ग्रंथ, तो कम से कम उन्हें जो भी हुआ मिल गया, तो उसको उन्होंने प्रचलन में ला दिया। अब छोटी मोटी भूल चूक है तो उनके अनुयायियों ने बाद में ठीक कर दिया। युधिष्ठिर जी आदि ने बहुत अच्छा कार्य किया, उसको सबको और व्यवस्थित कर दिया। परंतु संयोग से दयानंद जी को ये लगद का वेदांग ज्योतिष उपलब्ध नहीं हो सका। ये हम कैसे कह सकते हैं? उन्होंने अनेक ज्योतिषी ग्रंथों की आलोचना की, जो विशेष रूप से ये जिसे हम लोग फलित ज्योतिष कहते हैं, मुहूर्त, चिंतामणि और आदि आदि अनेक ग्रंथों की उन्होंने समीक्षा की, आलोचना की और कहा कि नहीं, ये मान्य नहीं है, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। परंतु स्वाभाविक है, वेदांग ज्योतिष की उन्होंने कोई आलोचना, निंदा, नकारा तो नहीं, स्वाभाविक है वो उनको मिला नहीं। उनको जो सबसे अच्छा ग्रंथ ज्योतिष का मिला वो था सूर्य सिद्धांत। तो उनका भाई ये जितने यहाँ प्रचलित हैं उत्तर भारत में, जिसके आधार पर पंचांग आदि बनाए जा रहे हैं, जन्म कुंडली बनाई जा रही है और लोगों का भविष्य फल बताया जा रहा है, उन सबसे तो ये बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल ठीक है। सूर्य सिद्धांत इन सबसे बहुत अच्छा है। तो हमारे आचार्य दार्शने लोकेश जी का जो पंचांग है वो सूर्य सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए उसके अयन संपात तो बिल्कुल ठीक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए वो हमें व्यवहारिक दृष्टि से ठीक है, मान्य है। अब हमारी इच्छा हुई कि ये वेदांग ज्योतिष क्या है और उसमें इसमें अंतर क्या है। क्या वेदांग ज्योतिष में कुछ बातें इससे बहुत अच्छी हैं? लोकेश जी ने वेदांग ज्योतिष को स्वीकार तो किया, परंतु अब ये कि अब एक दिशा में जब बहुत दूर तक हम चले जाते हैं तो फिर छोटे से जीवन काल में यह संभव नहीं होता कि हम वापस लौटें और फिर दूसरी दिशा पकड़ें। तो फिर उसी दिशा में चलते चलते किसी तरह से हम लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, ये अधिकांश लोगों के साथ होता है। तो लोकेश जी ने उस दिशा में एक बड़ा रास्ता तय कर लिया है और वो उपयोगी भी है हमारे लिए। तो अंतर जो हमने पूछा, जानना चाहा कि भाई क्या अंतर आ रहा है, तो आचार्य दार्शनिक लोकेश जी और उनके सहयोगी जो पंचांग प्रतिदिन हम लोगों को दे रहे हैं, से कहते हैं आज का पंचांग, और उनके ही पंचांग के अनुसार जो आज का तिथिक्रम दिया जाता है, उसमें बहुत दिनों से आचार्य दार्शनिक लोकेश जी ने ही एक श्लोक लिखना आरंभ किया है, जो उनके सहयोगी भी लिख रहे हैं, हम आप सब उसमें हैं। माघ शुक्ल प्रपन्न से पौष कृष्ण समापिना, अर्थात जो संवत्सर है वो माघ शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होगा और पौष कृष्ण अमावस्या को समाप्त होगा। इस श्लोक का अर्थ यही है, इसमें कोई वो नहीं है। ये श्लोक हमारे आदरणीय दार्शनिक लोकेश जी स्वयं दे रहे हैं कि जो वैदिक संवत्सर है वो माघ शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होगा और पौष अमावस्या से समाप्त होगा। इसको वो इस रूप में दे रहे हैं कि मास का आरंभ या वर्ष का आरंभ शुक्ल प्रतिपदा से होना चाहिए, कृष्ण प्रतिपदा से नहीं। अर्थात मास का अंत अमावस्या को होना चाहिए, पूर्णिमा को नहीं। पिछले पंचांगों में
पूर्णिमा के दिन मास का अंत होता है और पूर्णिमा के अगले दिन अर्थात कृष्ण पक्ष से मास का आरंभ करते हैं। तो इसके समाधान के रूप में उन्होंने ये श्लोक प्रस्तुत किया है कि वेदांग ज्योतिष के अनुसार माघ शुक्ल प्रतिपदा को संवत्सर का आरंभ होना चाहिए और पौष अमावस्या को संवत्सर का समापन होना चाहिए। तो स्वाभाविक है मास का आरंभ और समापन भी इसी प्रकार से शुक्ल प्रतिपदा को होगा। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात आ गई कि अभी तक सभी पंचांगों में और आदरणीय दर्शनीय लोकेश जी के पंचांगों में भी संवत्सर का आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। अब संवत्सर का आरंभ तो सब लोग अभी जो प्रचलित पंचांग हैं और जो हमारे दर्शनीय लोकेश जी ने संशोधित करके उनकी कुछ त्रुटियों को दूर करके वैदिक पंचांग के कह करके प्रकाशित किया, उसमें भी संवत्सर का आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही हो रहा है, माघ शुक्ल प्रतिपदा से नहीं हो रहा है। वेदांग ज्योतिष के अनुसार माघ शुक्ल प्रतिपदा से वर्ष का आरंभ होना चाहिए और जानकारों का ये मानना है कि जो वैदिक साहित्य है ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद से लेकर जिसे अर्थ साहित्य कहा जाता है, रामायण महाभारत आदि, उनमें पुराणों को भी सम्मिलित कर लें, जहां पर कोई धार्मिक सिद्धांत की बात नहीं हो रही है, मूर्ति पूजा अवतारवाद पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, तो जब हम दूसरी दृष्टि से चर्चा कर रहे हैं तो एक प्रकार से कह सकते हैं पुराणों को भी हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। उनके उन विचारों की बात अलग है, शेष इतिहास भूगोल पंचांग ज्योतिष वो सब लगभग ठीक ठाक है, लगभग ठीक ठाक है हमने कहा, बाकी तो थोड़ा बहुत इधर उधर सभी ग्रंथों में हो सकता है। तो यह माना गया है जो इन सभी प्राचीन ग्रंथों में है, ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद रामायण महाभारत से लेकर के चाहे तो प्रमुख महत्वपूर्ण पुराणों तक भी कह लें, जो संवत्सर की गणना है वो माघ शुक्ल प्रतिपदा से है, अर्थात उसमें जो तिथियां या वर्ष की संख्या या कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा तो वो माघ शुक्ल प्रतिपदा से वर्ष का आरंभ करके दिया जाएगा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नहीं। तो इस वेदांग ज्योतिष के पंचांग में और दर्शनीय लोकेश जी के पंचांग में एक मुख्य अंतर यह है कि वर्ष का आरंभ उत्तरायण के साथ होना चाहिए, ठीक है ना। जिस दिन उत्तरायण होगा सूर्य और उसके साथ ही जो चंद्रमास प्रारंभ होगा वो माघ शुक्ल प्रतिपदा होगी, इससे तो सभी सहमत हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, हमारे आदरणीय लोकेश जी भी अन्य लोग भी। तो ये तो स्वाभाविक है कि उत्तरायण जो होता है वो माघ मास से संबंधित है, जो लौकिक प्रचलित मास है वो माघ मास है। तो माघ मास से या उत्तरायण से नवीन संवत्सर का आरंभ होगा। जब सूर्य उत्तरायण हो गया तो नवीन संवत्सर आरंभ हुआ और चंद्र मास के दृष्टि से आधुनिक शब्दावली में उसे आप माघ मास कह सकते हैं, वैदिक मास गणना में उसे संभवतः तपा तपस्य कहते हैं। यदि इसको कहने में हमसे चूक हो तो जो सत्य है वो लिखा हुआ है वहां से देखा जा सकता है। मान लीजिए हमारी स्मृति में बोलने में कोई भूल चूक हो जाए, उतना अभ्यास में तो नहीं है, वैदिक मास से हम सब जानते हैं और ज्योतिष हमारा उतना मुख्य विषय तो नहीं है। तो माघ प्रचलित है। जब रवि माघ मकर गत हुई तीरथ पते ही आओ सब कोई, माघ का प्रयाग में मेला लगा हुआ है, मकर संक्रांति माघ से संबंधित है, माघ मास के आसपास ही मकर संक्रांति होनी चाहिए, सूर्य उत्तरायण होगा और उसी समय से नव वर्ष नवीन संवत्सर माना जाएगा। ऐसी वैदिक परंपरा है या वेदांग ज्योतिष की मान्यता है। वैदिक साहित्य रामायण महाभारत आदि प्राचीन ग्रंथों में ऐसी व्यवस्था है, ऐसा उस विषय के जानकारों का कहना है। तो एक तो अंतर ये हो गया। अब बात यह है कि हम माघ से वर्ष का आरंभ करें, संवत्सर का आरंभ करें या चैत्र से करें, इससे और कोई अंतर नहीं आएगा। केवल इतना अंतर आएगा कि यदि हम माघ मास से उत्तरायण से नए वर्ष का आरंभ करेंगे तो वर्ष की संख्या
किसी के साथ परिवर्तित हो जाएगी। जैसे अभी अगर हम विक्रम संवत 2081 कह रहे थे तो उत्तरायण के साथ वो 2082 हो गया। यदि युगाब्द हम 51-26 कह रहे थे तो वो 51-27 हो गया। माघ मास के आरंभ के साथ उत्तरायण के साथ वर्ष की संख्या बढ़ गई, नवीन वर्ष का आरंभ हो गया। जब हम चैत्र से नवीन संवत्सर का आरंभ मानेंगे तो अभी जो पहले चल रहा था विक्रम 2081 वही चलता रहेगा, चैत्र में 82 होगा, उससे अंतर केवल इतना पड़ेगा, शेष जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। इसमें एक और छोटा सा अंतर आता है, उसका भी प्रभाव बस इतना ही है। वेदांग ज्योतिष में 5 वर्षों का और 12 वर्षों का चक्र माना गया है। मतलब कह सकते हैं ऋतु व्यवस्था की दृष्टि से कभी हमको लगता है इस बार शीत बहुत अधिक थी, इस बार उतनी नहीं थी, तो मुझे लगा कि ये जो वेदांग ज्योतिष में ये बहुत पहले से मेरे संज्ञान में आया था, कहीं मैंने पढ़ा तो था कि 5 वर्ष का चक्र होता है और 12 वर्ष का चक्र होता है, ये ज्योतिष में होता है। ज्योतिष हमारा मुख्य विषय नहीं था इसलिए बहुत उसका अध्ययन नहीं कर सकते थे, लेकिन स्वाध्याय के क्रम में कहीं ये पढ़ने में हमारे आया था कि 5 वर्ष और 12 वर्ष का क्रम भी होता है। तो वेदांग में इसको महत्व दिया गया है। 5 वर्ष का एक युग या जो भी कह लें एक माना गया है। 5 वर्ष में 2 अधिमास लगेंगे, लगभग 2.5 वर्ष में अधिमास लगते हैं। ये हम सब जानते हैं कि तीसरे वर्ष अधिमास लग जाता है। जो भी पंचांग है, जो प्रचलित पंचांग है उनमें भी, जो लोकेश जी का पंचांग है उसमें भी, और जो वेदांग ज्योतिष का पंचांग होगा उसमें भी 3 वर्ष के भीतर तीसरे वर्ष अधिमास लगना ही पड़ेगा। क्यों? चंद्रमा के जो चंद्रमास के 12 मास पूरे होंगे तो वो लगभग 356 दिन के होंगे, लगभग 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है, और जो 100 वर्ष होगा वो 365 दिन से अधिक का होगा। तो ये लगभग 10 दिन का जो अंतर आता है, तो मान लीजिए लगभग 3 वर्ष बीतते बीतते वो 1 मास हो जाता है। तो यदि अधिमास न लगे तो चंद्रमास 3 वर्ष में 1 महीना पीछे चला जाएगा, जैसा कि इस्लामी कैलेंडर में होता है। आप देखते हैं उनकी ईद कभी जाड़े में, कभी गर्मी में, कभी भी पड़ सकती है, क्योंकि हर बार वो 3 वर्ष में 1 मास पीछे चला जाता है, प्रतिवर्ष 10 दिन पीछे चला जाता है। तो उसको सौर वर्ष से संतुलन बनाने के लिए अधिमास लगता है, वो बात ठीक है। तो अधिमास की व्यवस्था जो वेदांगी ज्योतिष में है, पता चला कि वो लगभग 2.5 वर्ष में अधिमास लग जाता है। 5 वर्ष का उनका एक युग चक्र है, उसमें 2 अधिमास पड़ ही जाते हैं। उनकी गणना कुछ सरल है, यूं कह लीजिए कि ये जो बहुत जटिल गणना है उसकी अपेक्षा उनकी गणना सरल है। तो ठीक है, वैदिक ज्योतिष की गणना सरल है, हम सबके समझ में आने लायक है, कोई समझा सके तो अच्छी बात है। तो दूसरा अंतर ये है, एक तो माघ से वर्ष का आरंभ होना चाहिए, संवत्सर का आरंभ होना चाहिए। दूसरा 5 वर्ष में ये 2 अधिमास इस प्रकार से सरलता से लग जाने चाहिए। जो भी व्यवस्था उन्होंने बताई हुई है वो सरलता से समझा जा सकता है। तीसरा अंतर ये हमारे ध्यान में आया, हमने जानकारी चाहिए कि वेदांग ज्योतिष में राहु केतु नहीं होते। ये राहु केतु प्रचलित पंचांगों में हैं, ये फलित के लिए बहुत उपयोगी हैं। तुम पर राहु की दशा भारी है, इसलिए तुम ये सब करो, नहीं तो तुम्हारा तो विनाश हो जाएगा। तो फलित ज्योतिष वालों के लिए ये राहु, शनि, मंगल बड़े उपयोगी हैं। ये इनकी आजीविका चलाने के लिए, लोगों को ठगने के लिए बहुत उपयोगी हैं। वेदांग ज्योतिष में इनका नाम भी नहीं है, इनके लिए कोई स्थान नहीं है। वेदांग ज्योतिष की सारी गणना सूर्य और सूर्य का चक्कर लगाने वाली पृथ्वी की गति और पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले चंद्रमा की गति केवल 3 पर आधारित है। कोई चाहे तो कह दे वेदांग ज्योतिष वालों को या अत्यंत प्राचीन वैदिक काल में लोगों को केवल सूर्य, पृथ्वी, चंद्र की जानकारी थी, अन्य ग्रहों की जानकारी नहीं थी। यदि कोई कहना चाहे तो कहता रहे, उसका उत्तर अलग प्रकार से दिया जाएगा। हमारे इस वेदांग ज्योतिष का उस प्रश्न से कोई लेना देना नहीं होगा। थी तो भी उन्होंने उपयोगी नहीं समझा, उसमें नहीं लिया, नहीं थी तो भी कोई बात नहीं।
मुख्य रूप से पंचांग तो इन्हीं से बनेगा। सूर्य और सूर्य का परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी, सूर्य का एक परिभ्रमण करने में लगने वाला समय 1 संवत्सर, और चंद्रमा पृथ्वी का परिभ्रमण जितने समय में पूर्ण करता है वो 1 चंद्रमास। तो इसी पर सारा पंचांग आधारित होगा। तो इस दृष्टि से वेदांग ज्योतिष मुझे लगता है सीधा, सरल और संपूर्ण भी है। तो उस दृष्टि से उसको अपनाया जा सकता है। हाँ, आचार्य दार्शनिक लोकेश जी ने जो हमको बताया 28 वैदिक नक्षत्र, स्वाभाविक है वेदांग ज्योतिष में ये वैदिक नक्षत्र तो हैं, भले ही उसमें ये 12 राशियां मीन मेष कुंभ आदि नहीं है, ये 12 राशियां उसमें नहीं है, ये राहु केतु जैसे ग्रह नहीं है जो कुंडली में बैठकर लोगों का अहित करते रहते हैं, ये राहु केतु नहीं है, 12 राशियां नहीं है जिनका राशिफल रोज छपता है। तो ये सब उसमें है ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं शेष रही। तो इस देश से वो सीधा और सरल है। तो यदि उस वेदांग ज्योतिष के अनुसार कोई सज्जन पंचांग प्रस्तुत कर सकें तो सरल भी होगा, उपयोगी भी होगा। हाँ, इसमें यह अवश्य कह दें कि लोकेश जी के पंचांग में व्यवहारिक रूप से और कोई विशेष त्रुटि नहीं है, क्योंकि अयन और संपात ठीक हैं, इसलिए ऋतुचक्र उसमें ठीक चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो कह रहे हैं उत्तरायण है और उस समय ऋतु कोई और हो जाए। तो ये सब चीजें ठीक होंगी। तो मुझे लगा इतने दिनों में इस पर बहुत चर्चा करके ये कुछ बातें हमने निश्चित की, लोगों से चर्चा की, जो भी थोड़ा बहुत समझ सके स्वाध्याय चिंतन संवाद के माध्यम से, तो मुझे लगा आपके समझ प्रस्तुत कर दें। तो लीजिए, आज का समय तो इस चर्चा में पर्याप्त हो गया। अब आप लोग जो भी चाहें और भी चर्चा कर सकते हैं शेष फिर।